नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। मुकुल अग्रवाल जी का पोर्टफोलियो में बहुत क्लोजली रिव्यू करता रहता हूं, ऑब्जर्व करता रहता हूं। तो उसमें दो ऐसे चार्ट्स हैं जिसको मुझे आपके साथ शेयर करना है ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, आपकी लर्निंग बढ़े। ये वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए तो सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज में आइए और उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है जहां पे हम यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपकी वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए, आपकी लर्निंग को बढ़ाने के लिए वीडियो लाया गया है। मुकुल अग्रवाल जी का पोर्टफोलियो जो है उसमें से दो ऐसी कंपनीज जिनको हमें देखना चाहिए। मैं शुभम, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, गाइड करूंगा आपको इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर एक कंपनी की, जहां पे आपको बता देता हूं दोनों ही कंपनियों की खास बात है कि एक कंपनी जो है वो 7 साल बाद एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रही है और वहां पे लॉस टू प्रॉफिट मेकिंग सिनेरियो है, दूसरी भी लॉस टू प्रॉफिट मेकिंग, और दोनों का कनेक्शन आप कह सकते हो मोर और लेस फार्मा से है, फार्मा रिलेटेड बिजनेस से है। सीडीएमओ थीम अभी काफी चल रही है तो उसमें भी काफी इनका जो योगदान है वो हो सकता है, खासकर पहली कंपनी का। तो सबसे पहले जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, द नेम इज टिशमैन कार्बोजेन एमिक्स लिमिटेड। अब इसको डिकैल के नाम से भी जाना जाता है। कुछ टाइम पहले तक मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कंपनी में दो लोगों की होल्डिंग थी, आरकेजे मतलब मिस्टर राकेश जी जूनियर वाला, और मुकुल अग्रवाल जी की भी यहाँ पे होल्डिंग जो है वो है, एज इट इज है। मुकुल अग्रवाल सर उनकी भी है, तो ये दोनों की होल्डिंग यहाँ पे है। इनकी तो अभी भी होल्डिंग है, ये अपनी होल्डिंग बेच चुके हैं या 1% से कम कर चुके हैं। कंपनी क्या करती है? कंपनी B2B बिजनेस सेगमेंट में है और क्या करती है भाई, देखो, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएरी या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कि एपीआईज होते हैं, वो दूसरी कंपनी को बना के देती है। एग्जांपल के लिए मानो जैसे सन फार्मा है, एक एग्जांपल लेते हैं। उसने बोला कि मेरे को कोई दवाई बनानी है और उसके लिए मुझे एपीआई की जरूरत है। किससे संपर्क करेगी? वो संपर्क करेगी यहां पर डिकैल से। ओके, इससे संपर्क करेगी। ये कही कि मैं उसका जिम्मा उठाती हूँ। ये काम कैसे करती है? क्रैम्स पे करती है। क्रैम्स क्या भाई, कोई दर्द वर्द आ गया कि क्रैम्स नाम है? नहीं, ये हो गया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग जो सर्विसेज है वो ये देती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिसर्च भी करती है और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग भी प्रोवाइड करती है। हाई वैल्यू जो है इसके स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं, उसमें भी इसका बिजनेस है। फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर के सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करती है। तो मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में बिजनेस मॉडल समझाया है, वरना वीडियो बहुत लंबा होगा क्योंकि दो स्टॉक्स का डिस्कशन करना है। तो बेसिक चीजें आपको समझ आई होगी। एक बार इसका रिवेन्यू ब्रेकअप समझ लीजिए। मोर और लेस दिस इज लाइक अ फार्मा कंपनी। ओके, फार्मा या उससे रिलेटेड बिजनेस है, तो दिस इज लाइक क्रैम्स, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कंपनी करती है। वहीं से इसकी रिवेन्यू जो है वो आती है कितनी? लगभग 70%। यानी कोई दूसरी फार्मा कंपनी बोलती है कि मेरे लिए ये काम कर दो, मेरे लिए ये कर दीजिए, तो उससे 70% रिवेन्यू है। कोलेस्ट्रॉल एंड विटामिन डी एनालॉग से करीब 16% 17% की रिवेन्यू। एनएसई एपीआईज एंड इंटरमीडिएट से 11% और क्वैट्स एंड जेनरिक से लगभग 3-3.5% की रिवेन्यू कंपनी लाती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये भी देख लीजिए यहाँ पे सेगमेंट वाइज ब्रेकअप में कि कंपनी जो है वो कार्बोजेनिक एमिक्स बीबी जो होते हैं वहां से लगभग 60% रेवेन्यू ला रही है सेगमेंट में, और अदर से 39% की है। लोकेशन वाइज इंडिया से जो काम है वो खाली 1% है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का काम ज्यादा है। यहां आ जाइए, लोकेशन वाइज ब्रेकअप जो है वो क्रैम्स जो है उसका लोकेशन वाइज ब्रेकअप कितना है? स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस, चाइना, वहां से 83% कंपनी का काम होता है। तो यूएस के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, मुझे दिखाना ये भी था साथ में। इंडिया और यूएस दोनों के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है जहां पे इश्यू चल रहे हैं भी। अब आइए इसकी तरह बेसिक लेवल फंडामेंटल्स को समझिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक लेवल फंडामेंटल में हम बात करेंगे मार्केट साइज की। तो मार्केट कैप लगभग 4,000-4,500 करोड़ की है। रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत कम है। ये तो अब पॉजिटिव आए हैं। ओवरऑल तो लॉस मेकिंग कंपनी थी, अब प्रॉफिट मेकिंग हो रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग स्ट्रांग है, पी रेशियो अभी 39 के आसपास है। कोई भी कंपनी जो लॉस से प्रॉफिट में जाती है उसमें टर्न अराउंड स्टोरी होती है, और वहां पर उसमें दाव टर्न अराउंड पे लगाया जाता है। वहां ये नहीं देखा जाता कि पी रेशियो क्या है। अगर वो देखा जाए, आप परफेक्ट सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहे हो तो करो भी मत, मार्केट में वो सिनेरियो नहीं होगा। और अगर परफेक्ट सिनेरियो होगा तो रिटर्न्स नहीं होंगे। दिस इज वेरी क्लियर थिंग। ओके, अब यहाँ पे आइए फाइनेंशियल्स के ऊपर। सबसे पहले इसके फाइनेंशियल डाटा में आप ये देखिए, यहां पर चलते हैं क्वार्टरली डाटा पे। आइए क्वार्टरली डाटा को एनालाइज करते हैं। लुक एट दिस, लास्ट ईयर 525 करोड़ की सेल थी जून क्वार्टर में, और प्रॉफिट थे 78 करोड़ लॉस में, ओके, माइनस में। अब यहां से वो बढ़ के 733 करोड़ हुआ और प्रॉफिट में कंपनी आई 23 करोड़। अगर देखा जाए तो पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी का कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में आना एक अच्छी चीज है। सेल जो है वो लगभग 700 करोड़ के आसपास की एवरेज से ऊपर जा रही है। 700 करोड़ से ऊपर एवरेज की सेल है, जो कि कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी में मदद कर रही है, वरना ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं थी। इसको मैं और एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। पहले आप यहां चलिए, इसके ग्राफ फॉर्मेट में यहां पे आइए। यस, ये देखो, ये रिवेन्यू जो है वो कंसिस्टेंट है, अभी से नहीं, पीछे भी इतनी रिवेन्यू तो कंपनी ला ही रही थी। लेकिन प्रॉब्लम कहां थी? प्रॉब्लम नेट प्रॉफिट पे आओ। नेट प्रॉफिट पे पता चलेगा पिछले 4 क्वार्टर से प्रॉफिट में है, लेकिन उससे पहले देखो लगातार प्रॉफिटेबिलिटी यहां मिसिंग थी। अब वो प्रॉफिटेबिलिटी कब थी? 2018-19 वहां तक थी। तो उस टाइम पे शेयर प्राइस जो था वो अभी जिस प्राइस पे वहीं था।
क्योंकि अब वापस उस प्राइस पे आई है आफ्टर 90% और 80% करेक्शन। तो उसका रीजन है कि इतने बड़े लॉस से निकल के एक मतलब वो कहते हैं ना, हमारे एक मारवाड़ी में कहते हैं कि जी का जंजाल बन गया है, तो जी के जंजाल तो था, मतलब अपने दिल में एक जंजाल सा हो गया है, वहां से निकलकर एक बुरे से बुरे समय से निकलकर जो है ये कंपनी आई है, तो ये और मजबूत होती हुई लग सकती है, ऐसा लगता है। यहां इसको एक और तरीके से देखो, इबिटा। नाउ व्हाट्स द रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है उसको समझो। इबिटा इज द हाईएस्ट एवर। भाई साहब पिछले 4 क्वार्टर का इबिटा देखो, इबिटा दिख रहा है आपने, पिछले 4 क्वार्टर का हाईएस्ट एवर है इबिटा। इतना इबिटा कभी नहीं आया है। अब आओ यहां पे पीछे देखो, क्या इतना इबिटा था? नहीं था। ये जो दिख रहा है वो 151 करोड़ का दिख रहा है। अब यहां आ जाइए, वो देखो 163 करोड़ का इबिटा दिया है, हाईएस्ट एवर इबिटा है। ये रीजन है एक टर्न अराउंड स्टोरी के तरफ जाने का। इसको एक तरीके से और समझाता हूं मैं आपको, एनुअल डाटा पे चलते हैं। यहां देखो, द कंपनी इज पोस्टिंग, यहां पे रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू। इतनी रेवेन्यू कंपनी की मुझे कहीं नहीं दिखी है, आप भी अगर देखें इतनी रेवेन्यू कंपनी की कभी नहीं है ये। नाउ व्हाट अबाउट द इबिटा? कंपनी इज पोस्टिंग हाईएस्ट एवर इबिटा, जो आपको दिख रहा है 610 करोड़ का। अगर पीछे जाएं तो यहां पर लगभग 606 करोड़ का था, तो उसको तोड़ा है, 610 करोड़ इबिटा हुआ है ट्रेलिंग 12 मंथ में। अगर यहां पे आते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे पिछले 4 साल में 1 2 3 4, अब ट्रेलिंग 12 मंथ में है, कंपनी पहली बार प्रॉफिटेबल हुई है ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे नहीं, ईयरली बेसिस पे पहली बार प्रॉफिटेबल होती हुई नजर आ सकती है। दैट्स द रीजन कि 8 साल बाद वो निकल के आ रही है एक बहुत बड़े मुसीबत के दौर से। अब इसको आप इंटरेस्ट के फ्रंट पे जाओ, सो आपको पता चलेगा कि अभी की डेट में जो इबिटा तो अच्छा आ रहा है, बट नेट प्रॉफिट उतना अच्छा क्यों नहीं है? द ओनली रीजन इज इंटरेस्ट, हैवी इंटरेस्ट पेमेंट बाय द कंपनी, दैट्स द रीजन। अब ये 1000 करोड़ का मैं आपको बता देता हूं यहां पे, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मैंने जहां तक सुना है 1000 करोड़ का ये या तो प्रेफरेंशियल इशू लेके आ सकते हैं, या फिर ये लाने के मूड में है QIP। ओके, ये मूड में है 1000 करोड़ का। और ये क्यों लाएंगे उसको बताता हूं आपको। इनको डेट रिडक्शन करना है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस था, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ओके, तो उसके लिए लाने जा रहे हैं, तो इंटरेस्ट का फैक्टर उसके बाद में कम हो सकता है, तो 1000 करोड़। अब उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा भाई? ऑथराइज शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल जो है उसको इंक्रीज कराना पड़ेगा। तो उसके लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल ये ले रहे हैं। हो सकता है आज 21 है, आज ले भी लिया होगा, जहां तक मैं ट्रैक कर रहा हूं, क्योंकि पिछले काफी दिनों से मैं भी अपने फैमिली मैटर को लेकर थोड़ा सा परेशान हूं। मेडिकल इमरजेंसी थी तो मैं इतना रिसर्च नहीं कर पाया, बट फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बता रहा हूं। 1000 करोड़ का प्लानिंग है फंड रेजिंग का, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब आइए आगे चलते हैं, लुक एट द शेयर होल्डिंग डाटा। फिर देखो इन सारी बातों के अलावा जो चार्ट बोलेगा वो सबको फैक्टर इन करके बोलेगा, ध्यान रखना। यहां पे आते हैं, ये देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, FIAs ने बढ़ाई है, DIs ने थोड़ी सी बढ़ाई है, पब्लिक की होल्डिंग जो है वो भी बढ़ी है, अदर्स के अंदर होल्डिंग घटी है। 50,000 नंबर शेयर होल्डर हैं, कुछ ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। एंड यहाँ पे बड़े नेम मुकुल अग्रवाल और राकेश झुनझुनवाला जी हैं। राकेश जी निकल चुके हैं, मुकुल अग्रवाल जी अभी भी बैठे हैं। अब आइए जरा यहाँ पर इसको देखिए आप, यहाँ इसके चार्ट पर बात करते हैं। ये सबसे पहले चार्ट देखते हैं, फिर सेकेंड कंपनी के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं इसके चार्ट पे। सबसे पहले मंथली चार्ट, स्वीट एंड क्विक रिव्यू करने की कोशिश करूंगा, और फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं, हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में है, वहां से करिए और कोई ट्रांजेक्शन मत करिएगा। और हमारे व्हाट्सअप नंबर जो वो ऑफिशियल है, हमारी टीम सिर्फ मैसेज में डील करेगी। हमने रिटर्न कम्युनिकेशन को प्रेफरेंस दी है, हम कोई कॉल लाइन पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि कॉलिंग पे बहुत से लोग अलग अलग टाइप की चीज़ें पूछते हैं, ये बता दो वो बता दो, तो हमने रिटर्न कम्युनिकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है। यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए, इसको समझिए। नाउ दैट्स द प्राइस। ये जो प्राइस है ये लास्ट टाइम 2018 जुलाई के अंदर अच्छे से इसके ऊपर सस्टेन किया था। ओके, नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपको दिखेगा कि ये इस पॉइंट के ऊपर 2025 एंड दैट्स द सितंबर, सो आई कैन से 7 इयर्स प्लस। ओके, ये उसका ब्रेकआउट करने को आ रहा है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है, बीच में देखो इस लेवल का भी एक ब्रेकआउट हो सकता था, बट दैट वाज अ डायरेक्ट ब्रेकआउट, तो इसलिए वो फेल होता है, वो फिर नीचे आता है, वहां दिक्कत होती है। फिर जब देखो अब इस पॉइंट पे दिख रहा है पीछे जाके कि यस, इसका जो ब्रेकआउट होगा वो जेन्युइन हो सकता है, बिकॉज देयर हैज बीन मल्टीपल रिजेक्शंस फ्रॉम दिस पॉइंट। सो हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक ओवरऑल एक अप ट्रेंड में है, ये चार्ट ओवरऑल एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में होने के साथ ही एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ये भी है कि एक रेजिस्टेंस को काट रहा है, यानी कि ट्रेन जो है वो एक स्टेशन को क्रॉस करके दूसरे स्टेशन की तरफ जाने की तैयारी कर रही है। अभी क्या स्टेशन क्रॉस किया है? नहीं किया है, करने की तैयारी है। ध्यान में रखना चाहो रख सकते हो, आपको अच्छा नहीं लगता छोड़ सकते हो, लेकिन लर्निंग लेना है तो ले लेना, बाकी आपकी इच्छा है। सो ट्रेंड इज बुलिश। मैं क्या कहूंगा, ट्रेंड तो बुलिश है, ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्या है सुपर बुलिश ट्रेंड है क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं, ट्रेंड इज बुलिश, सिंपल चीज है। ओके, यहां पे आते हैं वीकली चार्ट। नाउ यू कैन ऑल्सो सी वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है, आप खुद देखो कितना ब्यूटीफुल पैटर्न है। यहाँ पे वीकली चार्ट पे भी आपको इस जोन पे दिखेगा मल्टीपल रिजेक्शंस ऑलरेडी आपके सामने हुए हैं। स्टॉक बेचारा कितना साइडवेज होके कंसोलिडेट होके काम किया है और ये इस तरीके से आया है। सो दैट इज गुड ना यार, अच्छा चार्ट है, इसको हम खराब तो कह ही नहीं सकते।
सो ट्रेंड क्या है भाई, ट्रेंड बुलिश है और एक नया स्टेशन क्रॉस करने की तैयारी हो रही है। बाकी इसकी डिटेल रिसर्च रिपोर्ट मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर चलते रहते हैं, उसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज ही करना है, कॉलिंग लाइंस नहीं पिक होगी, कोई कॉल पिक नहीं होगा, मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। सिर्फ मैसेज करिए, क्योंकि हमें रिटर्न कम्युनिकेशन रखने हैं, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना है, हमें भी सेबी को बताना होता है कि हमारा रिकॉर्ड कैसा है कैसा नहीं। ओके, अब आइए यहाँ पर, ये आपने समझ लिया, तो अब ये तो क्लियर हो रहा है ना कि यहाँ पे हमें एक चीज़ नजर आ गई कि वीकली अगर चार्ट पे भी देख लेना, यहाँ पे देखिए, लुक एट दिस, ये रहा ये वीकली चार्ट। तो अगर आप इसको गौर से देखो, थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, यस इजी दिखेगा। तो अगर आप गौर से देखो ना, तो इस जोन से जो रिजेक्शन यहाँ हुआ था, वो लास्ट रिजेक्शन यहाँ लगभग सितंबर 2018 में था, और उसके बाद में एक रिजेक्शन यहाँ हुआ जो लगभग 2024 में हम कह सकते हैं जुलाई के आसपास हुआ। उसके बाद में टाइम पास ही करे जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा। इस जोन को काट के ऊपर सस्टेन करना इसके बस का नहीं था, अगर आप पीछे कभी भी देख लें। तो एक तो पॉजिटिव साइन यही हो गया कि इसके ऊपर आके सस्टेन कर रहा है, इस रेजिस्टेंस को काटना और फर्दर एक्सटेंड करेगा। अब आप खुद देखो, शॉर्ट टर्म में इसने ये एक बॉटम बना लिया है, ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट होगा। मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखे, बाकी तो देखो टेलीग्राम रिपोर्ट में मैं दिखाई दूंगा। यहाँ पे देखो, दिस इज लाइक अ शॉर्ट टर्म सपोर्ट, ओके, एंड दिस इज वेरी क्लियरली लॉन्ग टर्म सपोर्ट। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, बहुत सिंपल है। शॉर्ट टर्म सपोर्ट, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, बहुत सिंपल है ये चीज, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की वेव थी, उसका करेक्टिव वेव था, ये शॉर्ट टर्म की वेव थी, उसका करेक्टिव वेव था, और ऊपर जा रहा है। तो वेव को समझो, वेव को जानो, वेव क्या कहती है, बस इतना सा पहचानो, ये ध्यान रखो। ओके, तो वेव का बहुत सिंपल सा यहाँ पे जो हमारे सामने पिक्चर है वो निकल के आता है। डेली चार्ट पे चलते हैं, इसको देखते हैं क्या हो रहा है। तो मैं डेली चार्ट पे भी ऐसा नहीं कह सकता भाई तू सीधा निकल रहा है, तेरा तो ब्रेकआउट डायरेक्ट है, इस ब्रेकआउट पे ध्यान नहीं देना, ऐसा नहीं है। ब्रेकआउट अच्छा हो रहा है तो ध्यान दिया जा सकता है, ब्रेकआउट डायरेक्ट नहीं है और अभी हुआ नहीं है, होने की तैयारियां हैं। सो अगर मैं डेली चार्ट पे प्रॉपर जूम कर दूं, पूरा 7-8 साल का चार्ट दिखा दिया आपको, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी तैयारी तो हो रही है। ये तो आपको ध्यान रखना होगा। अगेन जो ये लेवल है, ये वाला जोन, ये पीछे देखो एक बड़ा रेजिस्टेंस था, यही एक बड़ा सपोर्ट जोन जो बनके नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म का। ओके, और जो ये वाला जोन है, ये वाला, ओके, ये वाला जोन, ये एक लॉन्ग टर्म का जोन हो सकता है, प्रॉपर एक रेंज है इतनी बड़ी, ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना होगा यहाँ पर। तो इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं रिसर्च रिपोर्ट में आपको दे दूंगा, वो आप देख लेना, ठीक है। लेकिन ये क्लियर हो रहा है डेली और वीकली पे। खाली वीकली देखता तो मैं इसको कंसिडर करता, बट डेली देखने के बाद मुझे इस पीछे वाले लेवल को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? और इसके ऊपर जाने के बाद में नए रेजिस्टेंसेस आप देख सकते हो क्या क्या है, 1 2 3 4, ये 4 बड़े रेजिस्टेंस जो है वो निकल के आते हैं, हमें इसका ध्यान रखना होगा। अगर मैं डेली चार्ट पे देखूं, इसी को अगर वीकली कन्वर्ट कर दूं तो इतने बड़े रेजिस्टेंसेस निकल के नहीं आएंगे। आप ध्यान से देखिए इसको, क्योंकि डेली चार्ट को अलग तरीके से देखा जाएगा, वीकली को अलग से। सो दिस इज द डेली चार्ट, अगर सॉरी वीकली चार्ट। अगर इसको देखूं तो इसके बाद में सीधा बड़ा रेजिस्टेंस 1 2 और 3, तीन ही निकल के आएंगे, एक ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। मंथली देखूंगा तो और कम हो जाएगा। तो वो चीजें अलग अलग कि हम किस पर्पज से देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन इस ब्रेकआउट के बाद स्विंग वाले इसको रिव्यू करेंगे, ट्रेंड राइडिंग वाले रिव्यू करेंगे, ये दो तो रिव्यू करेंगे, बाकी आपकी इच्छा है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टॉक। अब चलते हैं सेकंड के ऊपर, उसको भी समझो, वो भी एक फार्मा रिलेटेड बिजनेस है। लेट्स हैव अ लुक। सेकंड कंपनी जो इस लिस्ट में है हमारे सामने, दैट इज तत्वचिंतन फार्मा। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक आपके साथ शॉर्ट वीडियो शेयर किया था, जब मुकुल अग्रवाल जी की यहाँ पे होल्डिंग अनाउंसमेंट हुई थी, और तब हमने बात भी करी थी कि स्टॉक बेस बिल्डिंग करके निकलने की कोशिश कर रहा है। यू कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। इसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले ये समझो ये कंपनी पैसे कैसे कमाती है और इसका मॉडल क्या है, वो हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आइए सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल जो है वो मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि पैसे कैसे कमाती है। तो उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, ये जो है वो इसका ब्रेकअप लगाया मैंने, प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप। 4 टाइप के प्रोडक्ट है। ये कंपनी भी B2B बिजनेस में है, और ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ही B2B सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट्स नहीं देती है। इसका काम जो है वो दूसरी और कंपनीज में भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो, फार्मा एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट एंड अदर स्पेशलिटी केमिकल्स जो है, जिन्हें PACS के नाम से ओवरऑल इन्होंने बनाया है, वहां से 37% की रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होती है। अगर बात करूं स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स की, जो कि यूज आते हैं कहां पर, जैसे कि हम कह सकते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर, गैस सेपरेशन के लिए काम आते हैं, और डिटर्जेंट के लिए भी काम आ सकते हैं। इन सब के लिए इसकी जरूरत होती है, जो तत्वचिंतन के थ्रू मिलता है। और PTC जो कि फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट होते हैं, जो कि बहुत आप कह सकते हो कि एक अलग टाइप की कोई दवाई बनाने की जरूरत है या कुछ ऐसा ही चीज़ बनानी है, उसके लिए ये जो केमिकल्स हैं या फिर ये जो रसायन होते हैं, इन शॉर्ट वो काम आते हैं। ये फार्मा में भी काम आ सकते हैं, पर्सनल केयर में भी काम आ सकते हैं, या फिर आप कह लो एग्रोकेमिकल में भी काम आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। कुछ एक चीज़ें हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स, हालांकि इससे रेवेन्यू बहुत कम है इसकी, बट ये EV बैटरीज के अंदर काम आ सकता है, वो अलग चीज़ है, इसको हम इतना नहीं देते। लेकिन देखो यहाँ से मेन रेवेन्यू जो है वो 3 सेगमेंट है, 3 हम कह सकते हैं, वर्टिकल है, सेगमेंट है, या प्रोडक्ट है, कुछ भी आप कह लो, वहां से निकल के आ रही है। अब चलो इसके बेसिक लेवल डाटा पे, यहाँ पे क्या हो रहा है वो समझो। इन डेप्थ हम जितना जाएंगे उतना कम समय होगा, ये ध्यान रखो, समय कम पड़ेगा।
मैं कोशिश कर रहा हूँ फास्ट करने की। 2500 करोड़ की मार्केट कैप है अब, और यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी कुछ भी नहीं है, मतलब शुरुआत हो रही है क्योंकि बुरे दौर से निकल के आई है। पी रेशियो 360 का है, अभी कुछ दिन पहले वो 400 का था, अब 360 का हुआ है। क्यों हुआ है पता है? क्योंकि रिजल्ट अच्छे आए थे इसलिए हुआ है वो, ठीक है। प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत स्ट्रांग है, ध्यान रखना है। फाइनेंशियल्स पे आओ, यहाँ इसको समझो। रिसेंट में जो हुआ है वो एक्टिविटी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लास्ट ईयर जून के अंदर 107 करोड़ की सेल थी, प्रॉफिट था 5 करोड़ का। अभी की डेट में 118 करोड़ की सेल हुई है, सो देयर हैज बीन सम ग्रोथ, एंड प्रॉफिट जो है वो 5 से 7 करोड़ का हुआ है, ये भी एक अच्छी बात है। अगर देखा जाए तो लॉस मेकिंग कंपनी जो थी यहाँ पे आ गई थी बीच में, उसके बाद में प्रॉफिट मेकिंग होनी शुरू हो चुकी है वापस, यानी कि एक बुरे दौर से निकल के आ रही है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफ फॉर्मेट में, ईजी तरीके से आपको समझ आएगी सारी चीज़ें। सो ये है रिवेन्यू का पूरा डाटा। रिवेन्यू जो थी वो तो अभी जितो मार्च 2023 में कर रही थी उससे तो बहुत कम कर रही है अभी, उससे काफ़ी नीचे, और इतने साल में क्रॉस भी नहीं कर पाई है। आईपीओ इसीलिए आया था ताकि पब्लिक को माल चिपकाया जाए और हटाया जाए बेचारे को। नेट प्रॉफिट पे आते हैं। व्हाट अबाउट द नेट प्रॉफिट? तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो 2021 का नेट प्रॉफिट देखिए क्या था, और आज का देखिए नेट प्रॉफिट क्या है, तो वैल्यूएशन कैसे मिल जाएंगे। एबिटा के ऊपर आते हैं, देखते हैं टॉप लाइन पे प्रेशर है बॉटम लाइन पे। सो यस, टॉप लाइन पे ही प्रेशर है, बॉटम लाइन पे तो आना ही आना है। टॉप लाइन देखो जो इतनी स्ट्रांग थी पहले, वही अभी तक वापस निकल के नहीं आ रही, लेकिन अगर आप ट्रेंड देखें तो थोड़ा सा सुधार की उम्मीद है, इसलिए मार्केट थोड़ी वैल्यूएशन देता हुआ नजर आ रहा है। अब एक बार आते हैं यहाँ पे एनुअल डाटा पे। एनुअल डाटा को देखो, 2021-22 के ईयर में क्या प्रॉफिट था। 100 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली अगर 2 करोड़ के प्रॉफिट पे आ जाएगी 9 करोड़ के प्रॉफिट पे आ जाएगी, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सो अब एक सुधार की उम्मीद है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आइए चलते हैं यहाँ शेयर होल्डिंग पे। शेयर होल्डिंग में मुकुल अग्रवाल जी के पास में लगभग 1% से ऊपर की होल्डिंग है। जो डिकेल था डिशमैन कार्पोरेशन, उसमें 5.5% की होल्डिंग थी, इसमें सिर्फ 1% की है, 1% या 1.28 कुछ ऐसा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग स्टिल है। एफआईआईज ने कुछ माल बेचा है, डीआईज ने भी बेचा है, पब्लिक ने थोड़ा सा खरीदा है, और अदर्स में बेचा है। 76,000 शेयर होल्डर है जो कि अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं, और ये काफी समय से ही बैठे हुए हैं ऐसा लगता है। बट यस, प्रमोटर्स की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है, ये अच्छा साइन है। आइए अब चलते हैं यहाँ पर, एक बार एनालाइज करते हैं इसके चार्ट को, देखते हैं वहाँ पिक्चर कैसी है और क्या निकल के आता है। सबसे पहले मंथली चार्ट वो देखेंगे ताकि पिक्चर क्लियर हो। ये हमने इसको जूम किया, यहाँ पे आते हैं, और वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा। मैं एक बार वॉल्यूम वगैरह की कैंडल हटा देता हूँ यहाँ पे। चलिए वॉल्यूम देखो, एक बार एक देख लो यहाँ पे, ये जो वॉल्यूम हुआ है ना, यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है, ये पता है क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंट में क्या हुआ है, इनमें कुछ एक्यूमुलेशन वगैरह हुआ है बड़े प्लेयर्स का, इसकी वजह से वॉल्यूम निकल के आ रहा है। इसको एक बार हाइड करते हैं, हम नॉर्मल अपनी एनालिसिस करते हैं। तो हमारी एनालिसिस क्या बोलती है कि आपने आईपीओ के बाद में लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के बाद साइडवेज, फिर ब्रेकडाउन, फिर नीचे डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के बाद एक वापस से बेस बिल्डिंग हुई छोटी मोटी, वहां से निकल के आया। क्या बड़ा बेस बिल्ड हुआ? नहीं हुआ। तो उस बड़े बेस बिल्डिंग की तैयारियां जो है अब चल रही है इस रेजिस्टेंस जोन के पास आकर, ओके, यहां पे चल रही है। तो जितना यहां पे रुकेगा उतना खुद को प्रिपेयर करेगा, उतना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना बढ़िया होगा। लेकिन व्हाट, अगर ये बीच में से अभी से यहां से नया ट्रेंड बना दे तो बिल्कुल बन सकता है। यहां से नया ट्रेंड बनता है तो इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर रिव्यू किया जा सकता है। नीचे में ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ध्यान रखिएगा। ट्रेंड राइडिंग के लिए यहाँ पे ट्रेंड राइडिंग ज्यादा सेफ नजर आ सकती है, ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं इसकी तरफ वीकली चार्ट पे। तो ट्रेंड, पहले रुको वापस मंथली चार्ट पे। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड डाउन ट्रेंड से साइडवेज हुआ और साइडवेज से बुलिश हो रहा है। क्या प्रॉपर बहुत बुलिश है? नहीं है, साइडवेज टू बुलिश ट्रेंड है, इसको ऐसा बोला जाएगा। वीकली चार्ट पे आइए। नो व्हाट्स द ट्रेंड? सो वीकली चार्ट पे भी आपको दिखेगा कि ट्रेंड जो साइडवेज से बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इस प्राइस के नीचे है ना, यहाँ पर ये इधर इस जोन में आकर कहीं भी हो सकता है वापस ऐसे आकर भी ऐसे करे। मतलब ये देखो, यहाँ से ऐसे निकलता है तो बहुत से लोग यहाँ आएंगे इस स्विंग को खेलने, लेकिन वो स्विंग यहाँ तक खेलेंगे या इससे मतलब इसके ऊपर जाएगा, उसकी श्योरिटी नहीं है। मतलब इस पॉइंट पे वापस से एक बार लोगों को दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि पीछे 2 बार 3 बार ये सपोर्ट बनाए, तो सपोर्ट बनाए तो यहाँ रेजिस्टेंस बनने की उम्मीद होगी, फिर ये सपोर्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। यानी इस पॉइंट के ऊपर ये सपोर्ट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और जितना नीचे रुकता है टाइम देगा उतना ज्यादा बेटर होगा। वीकली चार्ट पे ट्रेंड क्या है भाई? साइडवेज टू बुलिश, बुलिश हो रहा है, क्योंकि कायदे से देखा जाए तो ये फर्स्ट वेव लगी है ना, समझो ये डाउन ट्रेंड था, ओके, ये डाउन ट्रेंड था, ये तो फर्स्ट वेव ही लगी है ना अभी तेजी की। तो बुल्स ने अब अटैक किया है, वो जोर से वापस आए हैं कि हम आ रहे हैं, तो बेयर्स वापस अटैक कर रहे हैं कि रुको बेटा हम बताते हैं तुमको। तो बेयर्स के अटैक को नलीफाई करना है तो बुल्स को इस पॉइंट के ऊपर ले जाना है, और बेयर्स ने फिर जो बॉटम लगाया है दैट शुड बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द ट्रेंड राइडिंग। इतना सिंपल है, ओके, क्लियर हुआ। तो साइडवेज टू बुलिश हो रहा है, प्रॉपर बुलिश हुआ नहीं है, साइडवेज टू बुलिश है। प्रॉपर बुलिश के लिए इस जोन के ऊपर आ जाओ, इस जोन के ऊपर आओ, तो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर बुलिश की तरफ वो जा रहा है, और फिर वो कोशिश करेगा एक राउंडिंग बॉटम बनाने की। देखो इस टाइप से कोशिश करेगा, जहां पे ये एक हर्डल होगा फिर एक हर्डल ये होगा,
मैं पहले ये हर्डल क्यों होगा, पीछे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये हर्डल क्यों होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, तो जहां जहां रुके थे वहां वहां रुकना पड़ेगा, सिंपल बात है, जहां जहां रुके थे वहां वहां रुकना पड़ सकता है। ओके, अब आओ डेली चार्ट पे। डेली चार्ट क्या बोलता है, ऑल्सो आई एम प्लेसिंग द लाइन ऑफ द 200 मूविंग एवरेज, इसको भी देखो, एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो देयर, आप देख सकते हो गिरावट के बाद वॉल्यूम भी आया है, बढ़िया बात है, लेकिन हमें प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम फॉलो करना है। तो प्राइस एक्शन के साथ इस पॉइंट पे एक इंडिकेशन आ रहा था कि यस ये ऊपर आ रहा है, दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब जो है ये भी दिखा रहा है कि एक पॉइंट जो ये वाला है, जो पीछे ट्रिपल टॉप लगा हुआ है 1 2 3, इसके ऊपर वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, बढ़िया बात है। तो इसको काट दीजिए, काटोगे तो नीचे में ये सपोर्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद में ऊपर में देखो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस है जो डेली चार्ट पे में नजर आ रहे हैं, तो इसका ध्यान रखना होगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो एक राउंडिंग बॉटम की चेष्टा करता हुआ नजर आ सकता है, बट अब हर्डल जो है ये वाला रीसेंट स्विंग हाई ये कटेगा तो नए मूव की तरफ ये बढ़ेगा। ओके, इतना क्लियर है, आपकी लर्निंग बड़ी होगी, आपका एजुकेशनल जो नॉलेज है वो यहाँ पे कुछ बड़ा होगा। तो ओवरऑल पोजीशन देख के हमें क्या समझ आया कि दोनों ही कंपनीज को हमें ध्यान रखना चाहिए, दोनों ही कंपनीज को हम वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, और जितना हम इनसे सीखने की कोशिश करें उतना करनी चाहिए। करेक्शन अगर आप देखो तो 80% के लगभग करेक्ट हो गया था। तो आईपीओ के बाद जो प्रसाद बांटा जाता है, जो लोग पागलों की तरह करते हैं ना कई लोग, कि लॉन्ग टर्म कुछ भी ले लो, लॉन्ग टर्म सब कुछ ही चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 10-10 साल का वो पेशेंस है आपके अंदर तो बिल्कुल चलेगा, नहीं है तो फिर बस मैं फंस गया, मेरे साथ ये होगा, ये सब चलेगा। आपको डिसाइड करना है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, या ट्रेंड राइडर वाले हैं, या स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं, दैट इज ओनली अप टू यू। ओके, उम्मीद हो कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऐसी एनालिसिस सीखनी है तो वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, जहां मेरे साथ आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरआई सर्विसेज चाहिए, जहां मैं इन्वेस्टमेंट और स्विंग की सर्विसेज देता हूं, तो उसके लिए भी आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखिए हमारी कॉलिंग लाइन अभी ओपन नहीं है, सिर्फ आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। हम रिटर्न कम्युनिकेशन चाहते हैं हर चीज़ का, कि राइटिंग में हो सब चीज़, तो हम राइटिंग को प्रीफर करेंगे ना कि कॉलिंग को। तो आप जो भी पूछना चाहें, जो भी जानना चाहें हमारी सर्विस के रिगार्डिंग, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज छोड़ सकते हैं। उम्मीद होगी वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, और साथ में सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे हैं। टेलीग्राम की रिपोर्ट जो चाहिए आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो उसका भी डाटा सारा नीचे मिल जाएगा। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।